नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उपन्यासों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। और मैंने इसके पिछले भी सारे उपन्यास पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरी उपन्यास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने कहानियाँ भी पढ़ा दी है जो NTA नेट JRF के सिलेबस में है। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा है तो आप मेरी कहानियों की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, जो लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस उपन्यास को हम पढ़ेंगे और इस उपन्यास के अंदर पात्र परिचय, सारांश, कथन वगैरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है, जो कि कथात्मक शैली में लिखा गया है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। अभी हमने उपन्यास के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार हैं। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके इन्होंने अपने रचनाओं को निखारा है। उनके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कम परंतु ऐतिहासिक वातावरण एवं देश काल पर आधारित है। पात्र परिचय में बाणभट्ट जो पहले प्रधान पात्र तथा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के नायक हैं, जो कि संस्कृत का कवि है। उसका चरित्र साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील है। उसके बाद दूसरी पात्र हैं भट्टिनी, जो प्रमुख नारी पात्र हैं, जो कि देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है, जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाणभट्ट से प्रेम करती है। उसके बाद निपुणिका है, एक अस्पृश्य जाति की कन्या है, जिसका विवाह कांतिक वैश्य के साथ होता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। यह एक कुशल अभिनेत्री भी है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है। अतिरिक्त पात्र हैं सुचरिता, अघोर भैरव, जयश्री, कुमार कृष्णवर्धन आदि। अभी हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा देखेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साये में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोक, शास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। व्यक्ति को विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी कला के रूप अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति कला को लोग मनोविज्ञान, मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नज़रों से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राजदरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकार और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाणभट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। भट्टिनी एक प्रभावशाली चरित्र है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने
और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे शिल्पगत परिचय। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अनेक जगहों पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि बाण भट्ट संस्कृत के कवि थे, अतः इसमें संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग है। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्रायः संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली उपन्यास में व्याप्त है। इस प्रकार हम अतः कह सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। बाण भट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृति होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। तो आप लोगों ने बाण भट्ट की आत्मकथा की समीक्षा देखी। अभी हम बाण भट्ट की आत्मकथा का सारांश देखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा सन 1946 में प्रकाशित हुई। इसमें मध्यकालीन इतिहास के एक छोटे से कालखंड को आधार बनाया गया है। 7वीं शताब्दी का इतिहास और समाज इस उपन्यास में जीवंत हो उठा है। उपन्यास के केंद्र में है बाण भट्ट का जीवन, जो राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक, देवपुत्र कुंवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी की मुक्ति का महत्व उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है। वह एक ओर भट्टिनी की मुक्ति की संभावना को सुनिश्चित करता है तो दूसरी ओर अपनी विद्वता से राजसभा में सभासद का पद भी प्राप्त करता है। भट्टिनी की मुक्ति के प्रयास में संलग्न करने वाली निपुणिका को उसका सभासद बनना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि राज्यसभा का अंग बन जाने के बाद बाण भट्ट भट्टिनी की मुक्ति के महान उद्देश्य से भटक जाएगा, या कि जनता की आशा आकांक्षाओं को पुरजोर ढंग से अव्यक्त करने वाला बाण भट्ट राजसत्ता के चक्कर में चाटुकारिता के चंगुल में फंस जाएगा। लेकिन बाण भट्ट अपने उद्देश्य और कर्तव्य के प्रति जागरूक है, इसलिए वह अंत तक स्त्री मुक्ति के अभियान के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई पड़ता है। किंतु इसके साथ ही एक बात उभर कर सामने आती है और वह है राजसत्ता से बौद्धिक वर्ग की जूझने की लालसा। हालांकि इस उपन्यास में एक कवि के रूप में बाण को सत्ता सुख के पीछे भागते हुए नहीं दिखाया गया है, फिर भी राज्यसभा में उसको सभासद चुन लिए जाने के बाद बौद्धिक वर्ग का चरित्र अपने आप उजागर हो जाता है। यहाँ वह आज के मध्यवर्गीय शिक्षित समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए भी खुद को क्रांतिकारी और जनवादी सिद्ध करता है। बाण भट्ट की आत्मकथा में मनुष्यता का संधान और प्रेम की सामाजिक अर्थवत्ता को प्रतिपादित किया गया है। निपुणिका प्रेम का उत्कर्ष है, उसका अभिनय इसी उत्कर्ष का प्रमाण है। वासव दत्ता की भूमिका में निपुणिका ने तो उन्माद ही बरसा दिया। उसके हर्ष शोक और प्रेम के अभिनय में वास्तविकता थी। उसने प्रेम की दो दिशाओं को एकत्र कर दिया। भट्टिनी और निपुणिका दोनों के प्रति बाण का प्रेमानुराग ही प्रेम की दो दिशाएं हैं। भट्टिनी की सुरक्षा और मुक्ति के प्रति आश्वस्त हो जाने के पश्चात निपुणिका प्रेम का वह उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती है जो सामान्यतया असंभव दिखाई देता है। वह अपने प्रेम को भट्ट में विलीन कर देती है और इस तरह दो दिशाओं में बहने वाला प्रेम एकोन्मुखी हो जाता है। दूसरी तरफ भट्ट के प्रति भट्टिनी का प्रेम इस तरह व्यक्त हुआ है। भट्टिनी ने सुना तो उसका मुख विवर्ण हो गया, झुकी हुई आंखों को और झुकाकर बोली, जल्दी ही लौटना। लेकिन बाण भट्ट की अंतरात्मा से कोई चिल्ला उठता है, फिर क्या मिलना होगा?
यह कहना गलत न होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास में प्रेम का जो उच्चादर्श सामने रखा है, उसका अंतिम क्षणों तक निर्वाह करने के लिए ही निपुणिका की मृत्यु और तदनंतर भट्टिनी से भट्ट के विछोह की योजना बनाई है। प्रेम कहीं दैहिक ना हो जाए, इसके प्रति वे लगातार सतर्कता बरतते हैं। अंत में हम इस औपनिवेशिक कृति में गूंजने वाले उस मूल मंत्र की ओर लौटना चाहेंगे जिसमें अनुभव सत्य अथवा अनभयता का संदेश दिया गया है। किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस रचनात्मक कृति की सार्थकता का सबसे बड़ा प्रमाण है उपयुक्त संदेश, जो लोक, वेद, गुरु, मंत्र की वर्जनाओं से मनुष्य को मुक्त रखने का आह्वान करता है। कोई अंतिम सत्य नहीं है। लोक और वेद भी एक सीमा के बाद अनुपयोगी और बाधक बन जाते हैं। इसलिए जब बाण महावराह की मूर्ति को डूबने से बचाने की बात करता है, तब बाबा उसे धिक्कारते हुए कहते हैं, तू पाखंडी है। यदि महावराह समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को उबारने की सामर्थ्य रखते हैं, तो उनकी मूर्ति के जलमग्न होने पर मोह कैसा। जरूरत है मनुष्यता को डूबने से बचाने की। इसलिए बाण सचेत होकर कहता है कि मैं प्राण देकर भट्टिनी को बचाऊंगा। भट्टिनी की मानवता की रक्षा का महत् उद्देश्य है। भट्टिनी मानवीय मूल्यों का प्रतीक है, प्रेम और करुणा की भी। यही वे मूल्य हैं जो समाज को स्वस्थ दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन मूल्य और आदर्शों की रक्षा और प्रतिष्ठा को बचाने में ही बाणभट्ट की आत्मकथा की सार्थकता और समसामयिकता, प्रासंगिकता है। तो यह उपन्यास यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको यह उपन्यास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपको उससे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।